क्या हाल चाल है दोस्तों। अच्छे हैं आप सब। चलिए हम लोग बात करते हैं आज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर होना जरूरी है। हमें पता है कि एग्रीमेंट जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं देखते हैं। एक तो वे एग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं एंड दूसरे वो जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। जो कोर्ट में एनफोर्सेबल हो सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं एज पर सेक्शन 2H, और जो एनफोर्स नहीं हो सकते हैं यानी कि डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स जो कि सिर्फ एग्रीमेंट ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज that those agreements which are enforceable by court of law are known as contract and those agreements which are not enforceable are only agreements। तो agreement plus enforceability, contract यानी कि क्या हो गया, agreement plus enforceability। अगर enforceability है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो सर अब इसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी कैसे आएगी। एग्रीमेंट तो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, लेकिन एनफोर्सिबिलिटी होने के लिए यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम जो है क्या एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। तो आज हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट समझने वाले हैं। और सर कितने एलिमेंट है बेटा, 10 एलिमेंट हम समझेंगे। 10 एलिमेंट्स जो है एकदम मस्ट है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने ही चाहिए। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो वो 10 एलिमेंट एकदम डिटेल के अंदर हम लोग समझेंगे और उसके बाद में मैं आपको उनको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक भी देने वाला हूं। तो पूरी क्लास एकदम अच्छे से बेटा अटेंड करना, क्योंकि ये क्लास अटेंड करने के बाद में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो लॉजिकल पूछना हो चाहे रटिफिकेशन चेक करना हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूरा एकदम अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना, और क्लास के बाद में पूरा का पूरा आपके माइंड के अंदर मैं इसको पूरे कंसेप्ट को एकदम अच्छे से सेट कर दूंगा। ना तो आपको थियोरेटिकली कुछ प्रॉब्लम होना है, ना आपको कैश स्टडीज के अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से। क्या है फर्स्ट एलिमेंट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर व्हाट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मींस एग्रीमेंट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एग्रीमेंट 100% होता है, और साथ में उसमें होती है एनफोर्सिबिलिटी यानी कुछ वैलिड एलिमेंट्स। तो एग्रीमेंट होना मस्ट है। अब सर ये बताइए कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट जैसे मान लो एग्रीमेंट का मतलब हमने लिखा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने पूछा विल यू बाई माई कार, और फॉर ₹2 लाख, एंड ही सेड यस आई विल बाई योर कार फॉर ₹2 लाख। तो मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, ये हमारे बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, 10 एलिमेंट होने चाहिए। ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10। तो क्या होने चाहिए, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो 10 एलिमेंट्स है। सेक्शन 10 के अंदर कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। 10 के 10 एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए तो ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो पहला क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ। एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली क्लास में डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम जो इरादे हैं वो इरादे सही होने चाहिए, नेक इरादे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं है। जैसे बेटा सर इंटेंशन कैसे पता चलेगा, इंटेंशन जो होता है वो आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर पहले से प्रेज्यूम्ड कर लिया जाता है, जबकि जो अपने फैमिली, रिलीजियस या फिर सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें ऐसा प्रेजम्पशन मान के चलते हैं कि इनके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं।
अब सर ये इंटेंशन वर्ड क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये सर समझ नहीं आ रहा है। चलो बेटा ये कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर करवाते हैं। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आज इवनिंग के अंदर हम पार्टी चलेंगे, तो अब बताना जब मैंने आपको ऑफर दिया आप एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ सर हम चलेंगे, तो अब मुझे ये बताना कि हम दोनों के माइंड में कहीं ऐसा है क्या कि अगर आपने मना किया तो मैं आप पे केस फाइल कर दूंगा, मैंने मना किया तो आप मेरे पे केस फाइल कर दोगे? ना सर ना, केस की बात कहाँ आ गई यहाँ पे? तो हम लोग बस ऐसे ही म्यूचुअली हम लोग जा रहे थे इवनिंग में, तो बेटा यही तो इंटेंशन नहीं था हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने का ऐसा कोई। अब आपको मैरिज का इनविटेशन आता है, शादी के अंदर आपको इनविटेशन आया, कोई सोशल पार्टी हो रही है उसका इनविटेशन आया, आपने कहा यस हम आएंगे। अब अगर आप नहीं गए तो क्या सामने वाले आपको स्यू कर देंगे, कोर्ट में केस कर देंगे? नहीं। अगर मान लो पार्टी कैंसिल हो गई तो क्या आप उन पे केस कर दोगे? आंसर इज नो। अब मान लो एक फादर है वो अपने बच्चे को बोलता है कि बेटा तू सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स से पास हो जा, ये तो मैं तेरे को बाइक दिलवा दूंगा। अब बताना जब ये एग्रीमेंट हुआ बाप और बेटे के बीच में, तो क्या ऐसा था कि अगर पापा ने बाइक नहीं दिलाई तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, या बेटा अगर पढ़ाई नहीं किया तो पापा कोर्ट में चले जाएंगे? नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही होती है बेटा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो कि एक जो है इसका एक बहुत अच्छा केस लो भी हो रखा है, जो केस लो मैं आपको एक सेपरेटली जो है क्लास के अंदर डिस्कस करवाऊंगा। अभी शॉर्ट में बता देता हूं फटाफट से। केस लो क्या है? केस लो का नाम है बालफोर वर्सेस बालफोर। तो बेटा ये एक लैंडमार्क केस लो है, लैंडमार्क जजमेंट था इसका। तो ये जो केस लो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, या फिर मैं केस लो की एक अलग से आपको क्लास दूंगा। तो जो केस लो मैं आपको बोलूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, उसको आप याद कर लीजिएगा, इसको डबल टिक मार्क केस लो, मोस्ट इंपोर्टेंट केस लो है। ये लगभग 100 साल, आज से 16 साल पुराना केस लो है। क्या हुआ था? बालफोर वर्सेस बालफोर, बालफोर वर्सेस बालफोर, यानी कि मिस्टर बालफोर वर्सेस मिसेस बालफोर। एक्चुअल में क्या है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं जो है 30 पाउंड पर मंथ जो है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दूंगा। तो वाइफ ने बोला ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्बैंड है वो सिलोन में रहता था, वाइफ इंग्लैंड में रहती थी, तो 30 पाउंड पर मंथ है वो उसको भेज देता था वाइफ के खर्चे के लिए। और ये कुछ टाइम तक चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद में जो है उनके बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हो गई, और आखिर में जो मिस्टर बालफोर है उन्होंने वो पैसा भेजना बंद कर दिया। तो मिसेस बालफोर ने केस फाइल कर दिया और जो है बोला कि ये भाई उन्होंने ऑफर दिया था, एक्सेप्ट हुआ है और ये तो उनको भेजना ही पड़ेगा पैसा। लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट आया वो ये था कि ये आपका फैमिलियर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को कोर्ट के अंदर लागू नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब आप एंटर हो रहे थे तो आपकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी और कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। और ये जो केस है वो मिस्टर बालफोर के फेवर में डिसीजन आया कि यस वो सही है, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ बेटा, इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप है वो जो है डोमेस्टिक और जो एग्रीमेंट होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें मान के चला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा थी ही नहीं, इसीलिए ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे एग्रीमेंट्स है ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। सर अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, तो फिर बेटा आपको इनको इंटेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी इनके अंदर, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इनको आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, विटनेस के साइन होंगे, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स या सोशल एग्रीमेंट्स कैन ऑल्सो बी ए कॉन्ट्रैक्ट, बट इनके लिए इंटेंशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस के कॉमर्शियल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओरल एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होना चाहिए या ओरल में होना चाहिए, कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सप्रेस करके भी यस नो बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये था सेकंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है
कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब वो दो कैपेबल लोगों के बीच में एंटर हुआ है। कैपेबल कौन होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको कैपेबल समझता है, ये इस कैपेसिटी पॉइंट में हम समझने वाले हैं। ये पॉइंट हम लोग शॉर्ट के अंदर ब्रीफ में समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नाम से पूरा एक चैप्टर, पूरा एक टॉपिक हम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट के अंदर समझाने वाला हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। क्लियर है? तो कौन कौन कैपेबल नहीं है, पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। फॉलोइंग 3 पार्टीज आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 3 लोग कौन कौन है? पहला, माइनर यानी कि बच्चे। कोर्ट कहता है बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बड़े मासूम। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं, मेरा बेटा कुछ अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं, और उनको अपना अच्छा बुरा, प्रॉफिट लॉस जो है डिसाइड करने का, जजमेंट करने का पूरा का पूरा उसका माइंड नहीं होता, इतनी उसकी थिंकिंग नहीं होती है। इसलिए अगर बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लोग उनको ठग लेंगे, उनके साथ बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। तो इसलिए कोर्ट कहता है कि ये लॉ मेकर कहता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं है। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि माइनर कौन होंगे? तो माइनर का मतलब है बेटा 18 इयर्स से बिलो। जिस दिन आप 18 साल के हो गए, आप मेजर की कैटेगरी में आ गए, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन जब तक आप 18 से बिलो हो तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मैं आप क्यों बोल रहा हूं, मेरे को लग रहा है आप में से कुछ एक माइनर होंगे, कुछ हो सकता है मेजर हो गए। तो जो बच्चे माइनर हैं, 18 से कम के हैं, उनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि कोर्ट में लागू नहीं हो सकता है। तो पहली पार्टी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर पहला, माइनर तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं अगर, तो मैं क्या लिख लूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आदमी क्या होना चाहिए? सर मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब 18 प्लस, 18 साल से बड़ा, इसको हम मेजर बोलेंगे। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी कि ऐसा आदमी जिसका माइंड अनसाउंड है। सर अनसाउंड माइंड क्या होता है? सर पागल होते हैं ये लोग। तो इसके अंदर बेटा कुछ कैटेगरीज आती है, जैसे अनसाउंड माइंड का सिंपल मीनिंग समझो पहले तो। लॉ मेकर कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके अंदर एक रेशनल डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, अच्छा विवेकपूर्ण डिसीजन, अपने प्रॉफिट लॉस का इंटरेस्ट, ये जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है आइडेंटिफाई करने की, वो आदमी अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाएंगे इडियट, यानी कि जो पूरी तरह से पागल है, जन्म से ही पागल है, बाय बर्थ पागल है, कोई इलाज ही नहीं है उनका, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में दूसरा आ जाएगा इसमें ल्यूनेटिक्स। ल्यूनेटिक्स को डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। ल्यूनेटिक्स बेटा वो होते हैं जिनको दौरे पड़ते हैं, कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी वो पागल हो जाते हैं, है ना, कभी ठीक कभी पागल। तो जिस टाइम ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस टाइम पागलपन का दौरा पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, वो पूरा डिटेल के अंदर हम समझेंगे बाद में। उसके बाद अगला होता है आपका ड्रिंकन, यानी कि पियोक्कड़, बेवड़ा, दारूबाज, ऐसा आदमी जो नशे में रहता है। तो जब वो नशे में होता है तो उसका माइंड हो जाता है अनसाउंड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो बेटा एक जो है वकील साहब थे, वो वैसे तो बड़े ही जो होशियार थे, दिमाग वाले थे, वकील है तो होशियार तो होंगे, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेते थे तब वो फिर अपना होश में नहीं रहते थे, तब उनको जो है कुछ भी अपना डिसीजन लेने की समझ ही खो देते थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर उन वकील साहब के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनकी कैपेसिटी नहीं थी। क्लियर है?
उसके बाद में है कोई मान लो इलनेस के कारण कोई ऐसी बीमारी हो रखी है, किसी को बहुत तेज फीवर हो रखा है, कुछ और एक्सीडेंटल इंजरी हो रखी है, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसको लॉ मानता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मानता है कि वो पार्टी की कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं है, वो हमेशा के लिए इनकेपेबल नहीं है। जिस टाइम वो ठीक हो जाएगा, जब वो अच्छा बुरा सोच पाएगा, मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ क्लियर हुआ। चलिए, तो यानी कि जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक तो हो गया मेजर चाहिए, और क्या चाहिए? साउंड माइंड। ठीक है, वहां पे रिवर्स लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता है, अब यहां लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, तो ये यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब बनेगा जब वो कैपेसिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की, और कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी का मतलब हो गया मेजर होना चाहिए, उसका दिमाग सही होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं कर रखा है। सर, किन लोगों को डिस्क्वालिफाइड कर रखा है? वो कौन लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि वो डिस्क्वालिफाइड है? तो बेटा 5 लोग आते हैं इसके अंदर, 5 चीजें आती है जो डिस्क्वालिफाइड की कैटेगरी में है। पहला, एलियन एनिमी। अब बेटा ये अगर इन 5 को मैं डिस्कस करूं तो अगर डिटेल के अंदर पूरा अंदर तक जाए, डीपली डिस्कस करें, तो बेटा यहाँ पे लगने वाला है हमें लगभग 1 आवर, 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए इतना टाइम नहीं लगाएंगे। इनको अभी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे जब हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर जाएंगे। तो अभी फटाफट से बेटा समझना, ये 5 लोग कौन कौन से हैं। एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब शत्रु देश का नागरिक, ऐसा आदमी जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। मान लो हम भारत हैं और हमारा युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का जो सिटीजन है वो क्या हो जाएगा? एलियन एनिमी। और जो दूसरी कंट्रीज है उनका जो सिटीजन है वो क्या रहेगा? एलियन फ्रेंड। तो इसको एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर, युद्ध बंद हो गया, तो बेटा युद्ध बंद होने के बाद में वो क्या बन जाएंगे? एलियन फ्रेंड बन जाएंगे, तो अब आप पाकिस्तान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। अभी हो सकता है आपके माइंड में और कई क्वेश्चंस आए, बट वो धीरे धीरे, वो कैपेसिटी वाले चैप्टर में मैं डिटेल में जाऊंगा, इसके अंदर एलियन एनिमी को और डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना बहुत है। दूसरा, कॉन्विक्ट्स, अपराधी जो जेल के अंदर है, प्रिजन में है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो पहले से क्रिमिनल है, जेल के अंदर है, सजा काट रहा है, इसलिए लॉ ये मानता है कि उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना सही नहीं होगा, वो अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए उसको इनकेपेबल ही कर दिया। सर कई बार हमारे पे फाइन लग जाता है, तो बेटा फाइन नहीं आता है, यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स का मतलब क्या है? जो जेल के अंदर है, अगर वो जेल से बाहर है, जमानत के ऊपर, बेल के ऊपर छूट रखा है, जैसे बेटा आपको पता होगा संजय दत्त जो है, संजय दत्त अपने संजू बाबा को जेल हो गई थी 1994 या पता नहीं, उस टाइम से वो उसके टाडा के जो रूल्स है, इलीगल हथियार वगैरह उनके पास मिले, तब से वो फंसे हुए हैं। बट उन्होंने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए कि नहीं, बहुत सारी मूवीज साइन की कि नहीं इस दौरान? हाँ सर, हाँ बहुत मूवीज की है। तो वो जेल से जब बेल पे बाहर आ जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब वो जेल में है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बेल पे आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट में ज्यादा डिटेल में नहीं बताता मैं आपको। हमने ऑलरेडी पता है कि दिवालिया, ऐसा आदमी जिसकी एसेट्स लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में बहुत कम है और नियर फ्यूचर में वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट आदमी
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद में है कंपनीज। जो कंपनीज है सर क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? हमने तो सुना है कंपनियां बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। आप मेरी बात सुनो पहले। कंपनी जो होती है उनके कुछ रूल्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए एओए बने हुए होते हैं। एमओए एओ के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज में उनका ऑब्जेक्ट लिखा होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी कहती है कि मैं ऑटोमोबाइल का काम करूंगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है उसका। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अलावा अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, इस ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर के वो कहे नहीं मैं तो जो है फाइनेंस का काम करूंगी, मैं तो इंश्योरेंस का काम करूंगी, तो अगर ऐसा काम करने के लिए चाहे तो वो उससे रिलेटेड सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड होंगे। तो जो उसके एमओए के बाहर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट तो बेटा बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है तब बच्चों को समझ आता है। मैं शॉर्ट के अंदर अभी समझाता हूं इसको। लिखा हुआ है फॉरेन सोवरेनियर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, ठीक है। फॉरेन सोवरेनियर्स जो होते हैं वो आपके हो गए फॉरेन के दूसरी कंट्रीज के। इंडिया के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट, वहां का जो किंग है या प्रिंस है या महारानी है, वो सब क्या है इंडिया के लिए, वो सब जो है वो क्या है, फॉरेन सोवरेनर्स है। और अम्बेसी तो आपने सुना ही होगा। जैसे इंडिया के अंदर आप जाओगे दिल्ली के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज की अम्बेसीज बनी हुई है। ये अम्बेसी क्या काम करती है, जो मान लो अमेरिका की अम्बेसी है, अमेरिकन्स इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने इंडिया में क्या खोल दिया है, अम्बेसी खोल दिया है, जो वीजा वगैरह देने का काम करती है, प्लस जो अमेरिकन्स इंडिया में रहते हैं उनका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करती है। तो ये अम्बेसी के अंदर जो लोग अपॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अम्बेसडर बोलते हैं। तो अब ये जो अम्बेसडर्स होते हैं या जो ये फॉरेन सोवरेनर्स होते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ बन सकता है। लेकिन अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर आपने कोई प्रॉमिस तोड़ा तो वो लोग तो आप पे केस फाइल कर देंगे, लेकिन आपने अगर कोई अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस तोड़ा तो आप लोग उन पे केस फाइल नहीं कर सकते हो। सर ऐसा क्यों कर रखा है? बेटा ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिकन के साथ अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए आप जो है वहां के प्रेसिडेंट, वहां की प्रिंस, उन सब पे केस फाइल नहीं कर सकते। इन लोगों पे आपको अगर केस फाइल करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देने वाली है क्योंकि वो अमेरिकन या जापान के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहती है। इसलिए कहा कि आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा, कोर्ट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लोग डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट के अंदर है। तो कैपेसिटी के अंदर क्या क्या हो गया कि एक तो मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कैपेबल है। उसके साथ अगर कैपेबल पार्टीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फ्री कंसेंट। व्हाट इज फ्री कंसेंट? कंसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस, सहमति, हाँ बोलना। और फ्री का मतलब कोई भी दबाव में नहीं होना। When is consent said to be free? When it is not affected by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. आपकी कंसेंट तब फ्री मानी जाएगी जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर मतलब ये चारों पॉइंट। सर ये चार पॉइंट क्या है? तो बेटा इसके लिए भी, कंसेंट के लिए भी पूरा एक अपने पास एक पूरा अलग से चैप्टर है जिसके अंदर ये चारों पॉइंट पूरे डिटेल के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अभी एकदम सीधा सीधा सर फ्री कंसेंट हम कैसे समझे? तो बेटा मान लो आपके सर पे बंदूक रख के काम करवाया जाए,
आपको बंदूक रख के बोला जाए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए गलत है, आप साइन नहीं करने वाले, लेकिन जब बंदूक का प्रेशर हो आपके ऊपर, आपको जो है डराया धमकाया जाए, आपको जान से मारने की धमकी दी जाए, तो बेटा आप साइन करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, हाँ करेंगे, हम करेंगे साइन। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर जो आपकी कंसेंट, जो आपकी सहमति ली गई, वो क्या बताना फ्री थी क्या? नहीं सर नहीं, वो क्या थी? प्रेशर का यूज किया था। उस प्रेशर को लो की लैंग्वेज में कोर्सियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्सियन बोलते हैं। तो ये तरह तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है। फिजिकल प्रेशर कर सकते हैं, मेंटल प्रेशर कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, धोखेबाजी से उसको किसी तरह से जो है करके और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो ये सब केसेस में आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हो? कैंसिल करवा सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ क्लियर हुआ। चलिए तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। क्योंकि लॉ आपको कोई भी अनलॉफुल काम करने की परमिशन नहीं देता है। तो कोर्ट जो है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो आपको सपोर्ट तभी करेगा, आपके एग्रीमेंट को तभी एनफोर्स करवाएगा जब वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया हो। अब सर ये लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लो हम बिजनेस करने की बात करते हैं, मैं आपको बोलता हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दे देना, तो इज इट लॉफुल? यस सर, इट इज लॉफुल, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना पढ़ना कोई समस्या नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा, गुड्स कौन से? नॉर्मल गुड्स, मैं आपको बिस्किट सप्लाई करूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, इज इट लॉफुल? यस इट इज लॉफुल, ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल है, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि चलो मैं और आप मिल करके शिकार पे जाएंगे, हम हंटिंग करेंगे, तो बेटा इज इट लॉफुल? नो सर नो, बिकॉज हंटिंग इज बैंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है हंटिंग करना। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो हंटिंग करने के लिए, तो क्या है? अनलॉफुल है। उसके बाद में मैं आपको बोलता हूं कि जो है हम लोग बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, हम बैंक लूटेंगे, आप और मैं मिल करके बैंक लूटेंगे और फिर पैसे को बराबर बांट लेंगे, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा एक पक्का एग्रीमेंट बनाते हैं। तो बताना इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है रॉबरी करना, और रॉबरी क्या है? अनलॉफुल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होने के कारण वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं सर नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया हो। अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसीडरेशन। सर व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। बेटा जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, और सामने वाले को भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। जैसे मान लो मैं आपको अगर गुड्स सप्लाई कर रहा हूं और बदले में मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको गुड्स मिल रहे हैं, गुड्स आपके लिए कंसीडरेशन है, मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, पैसा मेरे लिए कंसीडरेशन है। तो जो कंसीडरेशन होती है वो क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। इलीगल कंसीडरेशन नहीं ले सकते हम लोग। इलीगल कंसीडरेशन सर जैसे बेटा जैसे रिश्वत हो गई, ब्राइब लेते हैं कुछ लोग काम करने के लिए, तो वो ब्राइब अगर ले रहे हो तो वो क्या है? कंसीडरेशन आपकी अनलॉफुल है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए पहली बात करते हैं अपने लॉफुल की। मैंने कहा क्या तुम मेरा घर 2 लाख रुपए में, 2 लाख सर हर बार 2 लाख, हाँ चलो 5 लाख, क्या तुम मेरा घर 5 लाख रुपए में खरीदोगे? आपने कहा यस मैं 5 लाख रुपए में आपका घर खरीदूंगा। तो अब बताना क्या ये लॉफुल है? यस बिल्कुल लॉफुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इट इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। बट अब मान लो तुम्हारे घर के एकदम बगल वाले घर में चोरी हो जाती है और तुम्हें पता चल जाता है कि चोर कौन था। तुम उस चोर को अच्छे से जानते हो, तुम जानते हो कि चोर कौन था, चोरी कौन करके गया है। अब तुम्हारी ड्यूटी थी कि चोर को तुम पकड़वाओ, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने चोर को फोन किया, हाँ चोर भाई साहब, चोर कह रहा है कि कौन? मैं कहा हाँ मैं ये रमेश बोल रहा हूं।
और मुझे पता है कि तुम चोर भाई बोल रहे हो। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने देख लिया तुम्हारे को, तुमने मेरे पड़ोस के घर में चोरी की है। वो कह रहा है कि अरे तुम बताना मत किससे, चोर भी सोच रहा है कि ये बेचारा इसने मुझे फोन क्यों किया। अब चोर कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो? तो आप उसको कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। बोला किस तरह का एग्रीमेंट? कह रहा है कि जो चोरी करके, मुझे पता है सब कि चोरी करके क्या क्या सामान लिया है तुमने, इतने लाख रुपए का सामान तुमने चुराया है, अगर तुम 50% मुझे दो तो मैं तुम्हारे पे केस फाइल नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो मैं तुम्हें रोबरी चोरी के इल्जाम से बचा लूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा। तो अब बताना, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, मैं गवाही नहीं दूंगा, बदले में मुझे तुम ये दोगे। अब ये जो एग्रीमेंट हो रहा है चोरी से बचाने के लिए, इसका जो कंसीडरेशन ले रहा हूं मैं बदले में उससे आधा पैसा, इज इट वैलिड और नॉट? सर इट इज नॉट वैलिड, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। मान लो चोर भाई साहब मुझे 50% जो है हिस्सेदारी दे दे और उसके बाद जाकर मैं पुलिस को बता दूं, तो बताना चोर भाई साहब मेरा कुछ कर पाएंगे क्या? कोर्ट में मेरे को लेके जा पाएंगे क्या कि भाई ये 50% पैसा मुझे दिलाओ? नहीं लेके जा सकते, मैं कोर्ट में मैं खुद ही नहीं जा सकता। और अगर मान लो मैं उसका कंप्लेन नहीं करूं और वो चोर भाई साहब मुझे पैसा ना दे, तो बाद में मैं चोर भाई साहब पे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसीडरेशन होना जरूरी है। लॉफुल कंसीडरेशन इज मस्ट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग की सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है, पार्टीज के खुद के माइंड में ही कंफ्यूजन है, तो फिर वो सिचुएशन बन जाएगी कि वो कह रहा है कि मैं भी सही हूं, ये कह रहा है मैं भी सही हूं, और कोर्ट किसी को सही गलत नहीं कर पाएगा, कोर्ट खुद अनडिसाइडेड हो जाएगा। इसलिए कोर्ट कहता है हमेशा, लॉ कह रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। सर सर्टेनिटी कैसे आएगी? अब जैसे मान लो मैं एक डीलर हूं, मैं डीलर हूं, मैं किस चीज का डीलर हूं? मैं ऑयल का डीलर हूं, मैं ऑयल में डील करता हूं और मैं कई वैरायटी के ऑयल बेचता हूं। अब मेरे पास एक कस्टमर आता है और वो मेरे को कहता है कि क्या आप मुझे 100 केजी ऑयल बेचोगे, 100 केजी ऑयल बेचोगे? मैंने कहा हाँ बेचता हूँ ऑयल, क्यों नहीं बेचूंगा। मैंने उसको बोला 80 रुपए केजी। अब वो क्या समझ रहा है, वो मान लो वो समझ रहा है मस्टर्ड ऑयल और मैं बात कर रहा हूँ कॉटन ऑयल की। अब उसने मुझे पूछा ही नहीं कि कौन सा ऑयल लेना है, मुझे लगा ये रेगुलर जो है कॉटन ऑयल लेता है तो मुझे वही ऑयल याद रहा, मैंने उसको बोल दिया। लेकिन वो उस ऑयल के बारे में सोच रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया हमारा। अब बताना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है माइंड के अंदर, मैं कुछ और सोच रहा हूं, वो कुछ और सोच रहा है। तो दोनों का जो है माइंड क्या होना चाहिए? सेम सोच रहा होना चाहिए, माइंड के अंदर सेम थिंकिंग होनी चाहिए। मैं जिस ऑयल की बात कर रहा हूं वही। अब मान लो इसी केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही डीलर हूं, मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल का डीलर हूं, और वो आता है और मुझसे कहता है कि ऑयल खरीदना है मुझे। अब जब मैं उसको प्राइस बता रहा हूं तो उसके माइंड में भी है कोकोनट ऑयल, मेरे माइंड के अंदर भी क्या है कोकोनट ऑयल। तो ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? यस, देयर इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तो और भी एग्जांपल है इसके बेटा। मान लो जो है आपको मेरा मोबाइल पसंद आ जाता है, आपको मेरा ये मेरा मोबाइल है, आप कहते हो कि सर ये तो हमें पसंद आ गया। मैंने कहा ठीक है जी ठीक है खरीद लो तुम लोग। आपने कहा सर कितने पैसे लगाओगे? मैंने कहा इसके पैसे जो है या तो 5,000 दे देना या फिर 6,000 दे देना, 5,000 या 6,000 दे देना। आपने कहा ठीक है 5 या 6, मैंने क्या एक अप्रोक्स प्राइस बोल दिया 5,000 या 6,000। अब मैंने फिक्स प्राइस तो बोली नहीं। अब आप 5 दोगे तो मैं बोलूंगा 5 तो मैं लूंगा नहीं, कम है। 6 आप दोगे नहीं, तो बात तो बैठी नहीं ना। तो माइंड के अंदर क्या होना चाहिए? सेम थिंकिंग होनी चाहिए, तभी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग माना जाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम या एग्रीमेंट करते टाइम पार्टीज के माइंड जो है उनके अंदर सर्टेनिटी नहीं है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कई बार बेटा अजीब तरह के केसेस बन जाते हैं। तो जो कोर्ट है
वो क्या आपके इसी तरह आपको समझाने के लिए बैठा है, कोर्ट के पास टाइम फ्री पड़ा है कि वो आपके इस तरह के केसेस को लेता रहेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब कोर्ट क्या कर सकता है? सर जैसे जैसे बेटा सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल तो है जो एक बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं चांद तारे तोड़ ला दूंगा। अब गर्लफ्रेंड है वो तो उसको, वो तुम्हारे को पता है वैसे भी चलो मैं अभी नहीं बोलता, तो गर्लफ्रेंड है वो नाराज हो जाती है, वो कहती है चांद तारे तो तोड़ के लाई नहीं, मैं कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी। अब बताना कोर्ट का जो काम है वो क्या यही है कि वो उनको समझाए कि भाई ये चांद तारे हैं, वो तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, ये तो सब बस बातें होती है, ये बातें होती है, ये इनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो अब कोर्ट कहता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो ऐसा केस हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अब एक और बात बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक मेरा दोस्त है, वो दोस्त का जो है उसको जो है एक हमेशा उसके पास एक जो है वो कुत्ता पालने का शौक है उसको। तो अभी क्या हुआ, एक बार उसका कुत्ता जो है वो मर गया, मर गया कोई कारण से। तो अब वो बेचारा बड़ा उदास, मैं गया क्या हो गया, कह रहा है कि मेरा कुत्ता मर गया। तो मैंने कहा तो इसको अभी हटाओ इसको यहाँ से, इसकी बॉडी बॉडी को। तो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैंने एक एग्रीमेंट किया है कुत्ते को जिंदा करने का। अब वो कोई तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आ गया, वो कह रहे हैं कि इस कुत्ते को मैं जिंदा कर दूंगा। मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। अब वो उसको एग्रीमेंट कर लिया, अब ना तो वो तांत्रिक उसको जिंदा कर सकता है, क्लियर, लेकिन वो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब बताना कोर्ट क्या इसको एनफोर्स करवा सकता है? कोर्ट इसको लागू करवाएगा? उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। हमें पता है कि वो जो मरा हुआ है वो जिंदा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग कई बार एग्रीमेंट कर लेते हैं। कई बार लोग एग्रीमेंट करते हैं कि जो आता है कोई ना कोई ढोंगी बाबा, वो कहता है मैं यहाँ से खजाना निकाल दूंगा, यहाँ तो खजाना पड़ा है, मैं यहाँ से खजाना निकाल दूंगा, तो तुम मुझे ये दे दो वो दे दो, पहले इतने पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ बताऊंगा कहाँ खजाना है, फिर निकालते रहना, तब तक मैं हो जाऊंगा रफू चक्कर। अब बताना खजाना निकालने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये सब जो बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनते, एग्रीमेंट्स बनते हैं, सॉरी ये सब कॉन्ट्रैक्ट मेरे वर्ड मुंह से निकल जाता है, ये सब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर भी ये चीजें नहीं है, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही होएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब आपने पॉसिबल काम, पॉसिबिलिटी है काम की, वो काम करने के लिए अगर एग्रीमेंट किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड यानी कि नल, जिसको कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सके। तो आपका एग्रीमेंट कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पहले से ही एक्सप्रेसली वॉइड में डिक्लेयर कर रखा है। सर ऐसा क्यों कर रखा है? बेटा आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा लॉ, उसके अगर अगेंस्ट में कुछ भी है तो वो वैलिड हो ही नहीं सकता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चीजें हैं वो अगर आप करने का एग्रीमेंट करते हो, भले ही उसके अंदर सब कुछ है, भले ही उसके अंदर सब आपने वैलिडिटी पूरा किया है, बाकी सब पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको करने के लिए मना किया है। जैसे सर कौन सा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ एक एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट दे रखी है, उसमें से मेन है अपने रेस्टोरेंट इन ट्रेड, रेस्टोरेंट इन मैरिज, रेस्टोरेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट विद माइनर, और ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं ये सारे एक्सप्रेसली वॉइड है। अब कैसे? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर किसी को बिजनेस करने की फ्रीडम है, तो अगर आप बिजनेस को रोकने का एग्रीमेंट करते हो तो वो एक्सप्रेसली वॉइड है। आपने मैरिज करने को रोकने का एग्रीमेंट किया है तो एक्सप्रेसली वॉइड है। कैसे? एक एक्स है, वो वाई से प्रॉमिस करता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुझसे, और अगर किसी और से की तो तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। वाई एक्सेप्टेड। वाई ने भी कहा ठीक है मैं भी शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद में एक्स मैरिड टू जेड,
एक्स ने बाहर वाली से किसी और से शादी कर ली। सर ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ बेटा हाँ, बुरा तो हुआ। अब वाई क्या करती बेचारी, वाई ने केस फाइल किया कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द एक्स, ताकि कम से कम उसको रुपए तो वसूल हो। लेकिन कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, कहा कि ये एग्रीमेंट ही गलत था, कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैरिज से किसी को रोकना, सर मैरिज से रोकना सर, वाई बेटा एक्स जो है वो बैचलर था। अगर वो दूसरी शादी कर रहा होता, एक शादी हो रखी है फिर शादी कर रहा होता, तो उसको रोकना सही था, वैलिड हो सकता था। बट अगर कोई एलिजिबल है, एलिजिबल बैचलर है, और अगर वो शादी करना है किसी से भी कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भाई शादी करनी है तो तेरे को वाई से ही करनी है, वाई के अलावा किसी से नहीं कर सकता। वो किसी और से कर ले तो कर सकता है, इट इज वैलिड, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने जेड से शादी की, शादी वैलिड है, वाई कुछ नहीं कर सकती। तो क्यों? क्योंकि ये नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के अंदर आ गया ये एग्रीमेंट। बिजनेस को रोकने वाला एग्रीमेंट, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको रोकने वाला, विटनेस को खरीद लिया बेच लिया, ये सारे पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लीगल प्रोसीडिंग के अंदर बाधक है, उसमें वो रुकावट डाल रहा है, रेस्ट्रेंट है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसली वॉइड है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो क्लियर है? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो वॉइड वाली लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फाइनली, हाँ सर रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, हम लोग लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद में इन सारे पॉइंट का मैं समरी करने वाला हूं फटाफट से। 2 मिनट में ये सारे पॉइंट एकदम माइंड में होंगे आपके और सारे के सारे पॉइंट आपको याद भी हो जाएंगे। अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए एक बड़ा सारा कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, तो आप सारे पॉइंट याद भी रख पाओगे और उनको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। चलिए लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है बेटा लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सब एग्रीमेंट की जो सारी पॉइंट्स हैं वो सारे फुलफिल किए हैं, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज अगर इनकम्प्लीट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो पाएगा। इसको टेक्निकल फॉर्मेलिटीज भी बोलते हैं। तो वो क्या हो सकती है? एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्टिफाइड बाय विटनेस होना चाहिए। सर आपने तो कहा था एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो कहता है ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, हाँ ऐसे बोल करके भी हो सकता है। तो फिर ये क्या है? तो बेटा मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए। यानी कि सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, आंसर इज यस। मैं आपको बताऊंगा ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बनते हैं, लेकिन आपका अगर कोई दूसरे एक्ट में लिखा हुआ है ये सब फॉर्मेलिटीज के लिए, तो फिर आपको वो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। सर कैसे? बेटा जैसे आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डील करते हो, इमूवेबल बिल्डिंग खरीदना है, लैंड खरीदनी है, तो फिर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। तो आप क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी एक्ट भी अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी एक्ट आपको कहता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी इन राइटिंग, अदरवाइज इट विल नॉट बी वैलिड। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रिटन में नहीं किया तो वो वैलिड नहीं होगा। विटनेस के साइन होना वहां पे कंपल्सरी है, अगर नहीं है तो वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। सर तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या फिर हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं? ना बेटा ना, these are the valid contracts, but basically due to some technical formalities these are not enforceable in court of law, but when these technical difficulties are removed then contract becomes enforceable। जब वो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज आप पूरा कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बन जाएगा। अब देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे इंश्योरेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। इंश्योरेंस ओरल नहीं हो सकता है, अगर आपने राइटिंग में नहीं किया तो फिर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब सर मैं कह रहा हूं कि सामान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ओरल वैलिड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कि रिटर्न में होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है इंश्योरेंस राइटिंग में होना चाहिए, तो राइटिंग में होना चाहिए। रजिस्टर्ड जहां पे लिखा हुआ है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जहां जिन अदर एक्ट्स के अंदर, जैसे एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट मस्ट बी इन राइटिंग,
अदरवाइज इट विल नॉट बी वैलिड। कोई इसका जो है वैलिडेशन नहीं रहेगा अगर आपने गवर्नमेंट के साथ ओवरऑल में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मान लो आपने कोई टेंडर वगैरह लिया है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है इट मस्ट बी इन राइटिंग। व्हाई इज इट सो? बिकॉज अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट आज किया तो वहां पे कोई उस डिपार्टमेंट में कोई अफसर बैठा था और वो अफसर आज यहां कल उसका ट्रांसफर हो गया। अब जो दूसरा अफसर आएगा उसको क्या पता, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसको बता के थोड़ी जाएगा। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देखेगा। वो आप जब जाओगे आप बोलोगे तो वो कहेगा कि इनके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दे। वो फाइल देखेगा तभी तो वो मानेगा उसको। लेकिन अगर राइटिंग में नहीं है, आपकी फाइल नहीं है वहां पे, तो वो कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं जी। तो बात समझ आई? तो जहां पे जो अलग प्रोविजंस लगते हैं, जो कहते हैं कि राइटिंग में होना चाहिए ये वो, तो वो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज अगर है तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल होनी चाहिए। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। होप सो क्लियर हुए ये सारे पॉइंट आपको। एकदम आसान है, सिंपल से हैं, लेकिन बहुत काम के हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? 10। और इन पॉइंट्स को सर याद कैसे करेंगे हम लोग? चलिए बेटा याद करवा देते हैं आपको। तो बेटा एक एग्रीमेंट तब तक एग्रीमेंट ही रहेगा जब तक उसमें ये 10 एलिमेंट्स नहीं हो। ये 10 एलिमेंट्स क्या है? ये 10 एलिमेंट्स देखो, इसको शॉर्टकट करने के लिए मैं इनका जो फर्स्ट वर्ड है उसको मैं अलग कर लेता हूं। तो ये देखो मैंने ये अलग किया तो ये क्या बन गया? ये आपको याद करना है। अब इसको कैसे याद करेंगे वो आपकी चॉइस है, आप कैसे याद कर सकते हो। मैं आपको बस एक बार थोड़ा सा हिंट बताता हूं कि मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, मैं अपने बच्चों को कैसे याद कराता हूं। तो बेटा एक मेरा दोस्त है। क्या है? मेरा एक दोस्त है। दोस्त का नाम है इंद्र प्रकाश। दोस्त का नाम क्या है? इंद्र प्रकाश। आईपी, मैं उसको शॉर्ट में प्यार से क्या बोलता हूं? आईपी। तो मेरा दोस्त का नाम क्या है? आईपी। अब आईपी जो है उसके घर पे थी शादी, तो वो शादी में आने के लिए अपने बॉस के पास गया। आईपी कहां गया? अपने बॉस के पास गया और बॉस को जाकर के क्या बोला? मुझे सीएल चाहिए। कितनी बार बोला? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आईपी अपने बॉस के पास गया और उसने कहा कि मुझे सीएल चाहिए। तो बॉस ने क्या बोला? नो, आपको सीएल नहीं मिलेगी। और ये उसको वैलिड एलिमेंट्स याद हो गए। सर कैसे कैसे? बेटा आई का मतलब इंटेंशन, पी का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तीन सी है, 3C कैपेसिटी, कंसेंट और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कैपेसिटी, कंसेंट, कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट एंड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर फिर 3L है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज। एंड यानी नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ओ यानी आपका हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पॉइंट ओ यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये थे 10 पॉइंट्स वैलिड एलिमेंट्स जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेक्शन 10, सेक्शन भी याद रखेंगे। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? इंद्र प्रकाश ने अपने बॉस को बोला सीएल चाहिए, सीएल चाहिए, सीएल चाहिए। 3 बार बोला, लेकिन उसने बोला नो, सीएल नहीं मिलेगा। तो ये था वैलिड एलिमेंट्स हमने याद किए। ये आपको समझ आया तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो मेन पॉइंट्स थे वो 10 कंसेप्ट्स याद होने चाहिए थे और इनका आपको एकदम डीपली नॉलेज होना चाहिए। कहीं भी इनके बीच से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग कर सकते हैं। क्या आप तैयार है क्वेश्चंस करने के लिए? हाँ सर, हाँ हम एकदम तैयार है। चलिए फिर होप सो आपको क्लास अच्छी लगी।
और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह जो है और कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैं टाइमली आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत बेनिफिट होने वाला है बेटा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।